हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट मैपिंग को समझेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब मास ना कभी क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जो हम एग्जाम्पल दे रखा है, C+O2 गिव्स CO2। अब इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे सिंपल वे में। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। और इसके नीचे 2 लग रहा है, 2 यानी कि 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा गिव्स, इसके अलावा कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12। अभी हमने देखा इनके बीच में C और O के बीच में क्या प्लस, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और इसके नीचे भी 2 लग रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 और यहाँ पे 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32 गिव्स, ठीक है। ये हमारे पास 12 है ही, और 16 2 जा करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा? 32। और जब इसको प्लस करेंगे 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। यानी कि ये कितना हो गया? 44 ग्राम हो गया हमारे पास, ठीक है, इधर का भी। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। तो यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताता है कि मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि मास दोनों तरफ क्या रहता है? इक्वल रहता है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद हम समझते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। ये कहता है कि जब एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। इसको समझने के लिए हम सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O। अब H2O में इसमें रेशियो की बात आई है, ठीक है। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसके नीचे 2 लग रहा है तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया? हाइड्रोजन का। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का क्या होता है? अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो इसमें 2 बन जा 2 और इसका कितना निकल के आया? 16। तो 2:16। जब इसे हम काटेंगे तो काटने पर कितना आ जाएगा? 1:8। कितना आ जाएगा? 1:8। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब 2 और 16 को काटा जाएगा तो इससे हमें एक रेशियो मिलेगा 1:8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद नीचे हम आते हैं, देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें दे रखी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम समझेंगे। सबसे पहले एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स। जो एटम होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, मतलब उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना वो क्रिएट होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं। आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनका जो मास होता है आइडेंटिकल होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। डिफरेंट मास केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहा है। कंबाइन इन द सेम रेशियो, और वो सेम रेशियो में क्या होता है? कंबाइन होते हैं। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें एटम्स के बारे में हमें बता रखा है। एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ईच एटम शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब ईच एटम, सभी एटम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट और कंपाउंड का, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है आर द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वही क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वही एक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम आगे आते हैं, देखते हैं जो आयंस है, आयंस जो आयंस हैं उसको
कैसे फॉर्म होते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या कर रखा है, एक तो एटॉमिक मास और एक एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले एटॉमिक मास देख लेते हैं, मास ऑफ एन एटम इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मतलब जो मास होता है एटम का वो किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 के। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम क्या है, जिसमें रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री होते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी मोनो एटॉमिक होता है फ्री, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है रिएक्टिव। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे। ठीक है। आयंस, आयंस क्या होते हैं, कैटायंस और एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम। जब सारे एटम का मास को प्लस कर दिया जाता है तो मॉलिक्यूलर मास निकल आता है। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस एंड एटम। इसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं हमारे पास और एटम्स होते हैं, जब उनके मास को, उनके एटॉमिक मास को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। ठीक है। इसके बाद देखते हैं एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसे ही कहा जाता है एटॉमिसिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो अभी हमने देखा था। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें गिविंग राइज टू प्रोडक्ट, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, इज गवर्न बाय सर्टेन लॉ, और उसमें कुछ निश्चित लॉ लगता है। दीज लॉ आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसी लॉ को कहा जाता है केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और ये होता किसकी वजह से, जब दो सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तब जाके एक लॉ होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक लॉ लग रहा होता है। ठीक है, और उसी लॉ का नाम यहाँ पे दे दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है हमारी बुक में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बस इन दोनों को ही पढ़ना है। ठीक है, और ये सब हमें, ये वाले नहीं पढ़ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यह भी मैंने ऊपर बताया था। इन अ केमिकल रिएक्शन दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग वे। अब इसको समझने के लिए क्या करा जाएगा, इसको समझने के लिए ये है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे C+O2 मैंने लिखा और मुझे CO2 मिल गया, जो ये मेरा लेफ्ट साइड होती है ये होती है रिएक्टेंट। क्या होती है ये, रिएक्टेंट। और जो मेरी राइट साइड होती है होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। ये पूरी राइट साइड कहलाएगी प्रोडक्ट और ये पूरी लेफ्ट साइड कहलाएगी रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इसे समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए और बी को मिलाएंगे तो ए बी बन जाएगा। यानी कि ए और बी, जो मेरा लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट है और जो मेरा राइट साइड लिखा हुआ है प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, जैसे 2H2 ले लिया हमने। 2H2 अभी मैंने समझाया था, 2 लिखा हुआ आगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पर कितना होता है हाइड्रोजन का, देखोगे, देखो 2H2O लिखा है हमारे पास, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो अगर मान लो यहाँ पर 2 लिखा है और नीचे भी उसके 2 है, तो अगर मैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ग्राम ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक मास। कितना होता है, 16, और उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 16 × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। तो कितना लिखा हुआ है, 32 ग्राम। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है 2H2O, इसे समझने के लिए 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, H2O। H2O का मतलब ये है कि H2 लिखा है, इस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और इसके साथ में 2 लिखा हुआ है, तो ये भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है,
16, तो कितना हो गया 16। अब हमें ये दिख रहा है कि आगे इधर 2 बैठा हुआ था, यानी कि इसे अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे लिखा 2H2O। ये आगे जो 2 बैठा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से भी करना पड़ेगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा, और इस 2 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के कितना आया था 2 वन जा 2, कितना निकल के आया 2, और ये 2 निकल के जो H2 निकल जो हमने सॉल्व करा वो पूरा कितना निकल के आया 2 निकल के आया, और आगे जो 2 बैठा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा जब हम देखेंगे हमारे पास था 2H2O, ये था हमारे पास, जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई करा ये तो 4 निकल आया। ठीक है, अब आती है बात इसकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना था 16 होता है। ठीक है, अब मान लो 16 का अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, तो मैं 32 इसमें जैसे ही प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 36 ग्राम। ठीक है, तो इसे सिंपल वे में ऐसे मैं तुम्हें बता सकता हूं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 2H2O, तो 2 का मल्टीप्लाई हमें इससे भी करना है और 2 का मल्टीप्लाई हमें इससे भी करना है, और जब हम इससे करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और अगर हम उससे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कब करेंगे, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है उससे करेंगे किसका मल्टीप्लाई 2 का, तो कितना आएगा 32, और 32 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या याद होनी चाहिए, इसमें हमें याद होनी चाहिए मेन, इसमें क्या याद करने वाली चीज़ है एटॉमिक मास, हमें सबका क्या याद होना चाहिए एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें एक और एग्जांपल दे रखा है इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया जिसको हम रिएक्ट करा रहे हैं 6 ग्राम ऑफ इथोनाइक एसिड के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। जब दोनों की रिएक्शन आपस में होती है तो क्या करते हैं हम, दोनों को क्या कर देते हैं यहाँ पर देखो 5.3, एक तो हमारे पास 5.3 है, दूसरा हमारे पास कितना है 6 ग्राम है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे जैसा इसमें बताया गया होगा आगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहा है समझा रहा है, ये देखो सोडियम कार्बोनेट को इथेनॉइक एसिड के साथ हम मिला रहे हैं। ठीक है, 5.3 को हम 6 के साथ में प्लस कर देंगे तो हमें जो प्रोडक्ट है वो 2.2 ग्राम ऑफ CO2, क्या क्या मिलेगा हमें 2.2 ग्राम ऑफ CO2 और 0.9 ग्राम ऑफ H2O और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथोनेट, तो ये सब चीज़ें मिलेगी। यानी कि सोडियम कार्बोनेट ऊपर बता रखा था कितना था 5.3, ठीक है, इथेनॉइक एसिड कितना बता रखा था ऊपर 6 ग्राम। ठीक है, सोडियम इथोनेट जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें यहाँ पर मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी 2.2, जो इसमें दिखा रखी है ये ऊपर। इसके अलावा वाटर कितना दिखा था 0.9, ठीक है, और 8.2 क्या दिखा रहा था यहाँ पे, जो दिखा रहा था हमें सोडियम इथोनेट। अगर आप इन सबको प्लस करोगे यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट वाली साइड है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड को अगर हम प्लस करेंगे और रिएक्टेंट वाली साइड को अगर प्लस करेंगे रिएक्टेंट वाली को, तो दोनों का क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि ये प्रोडक्ट वाली और ये रिएक्टेंट वाली अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू निकल के आएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें बता रखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनॉइक एसिड किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सोडियम इथोनेट के, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के और मास ऑफ वाटर की। इसके अंदर इसको करके भी दिखा रखा है 5.3 ग्राम और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो 11.3 ग्राम मिलेगा, 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 को अगर हम प्लस करेंगे तो 11.3 ग्राम मिलेगा। इससे क्या पता चला कि LHS किसके इक्वल है RHS की, यानी कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे वेरीफाई हो गया। अगर हमें किसी भी रिएक्शन को, यानी कि हमें कोई भी रिएक्शन है, यानी कि कोई भी रिएक्शन है या C+O2 CO2 कोई भी रिएक्शन है, Mg+O2 गिव्स MgO, मतलब कोई भी रिएक्शन है, अगर हमें इसे वेरीफाई करना है LHS RHS के बराबर करना है तो वो कौन से लॉ से वेरीफाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। इसके बाद हम आगे देखते हैं समझने के लिए,
नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड, जो एक प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। उसके अंदर क्या होते हैं, वो किससे कंटेन होता है? एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, किससे मिलके बना होता है? एलिमेंट से। इन द सेम प्रोपोर्शन, और सेम प्रोपोर्शन में बना होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है यहाँ पे रेशियो, सेम रेशियो से मिलके बना होता है। ठीक है, उसे ही कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसे समझने के लिए हम देखते हैं सिंपल अपना एग्जाम्पल, सिंपल सा H2O, ये वाटर है हमारे पास। इसके अंदर मैंने अभी बोला था कि हमें एटॉमिक मास याद होना चाहिए। H का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसके नीचे 2 मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो मतलब मेरे को हाइड्रोजन की इस पूरे की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। ठीक है, मैंने लगा दिया यहाँ पे प्लस। अब क्या बात आती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीजन का यहाँ पे हमें रेशियो में निकालना है, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यानी कि हमारे पास क्या है? H2O है, इसमें हमें रेशियो में निकालना है। तो यानी कि देखो हाइड्रोजन का कितना हो गया, मैंने हाइड्रोजन कितना बताया? 2 बता दिया। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, जब इसे काटा जाएगा तो क्या आएगा? 1:8। और 1:8 यानी कि यही हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके अलावा हम और भी इसमें देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर और भी एग्जाम्पल जैसे देखोगे, जैसे दे रखा है 36 ग्राम ऑफ H2O। अब यहाँ पे मान लो 36 ग्राम दे दिया, यहाँ पे 36 ग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 32 ग्राम तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, और 4 ग्राम इसमें हाइड्रोजन है, जो हो जाएगा 4 और 32 इसे काटेंगे तो 1/8। 1/8 का मतलब 1:8। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी टाइप से एग्जाम्पल बता रखे हैं, आगे देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करा जाता है 1:8 में। यानी कि हाइड्रोजन का कितना बता रखा है? 1, और ऑक्सीजन का कितना बता रखा है यहाँ पे? 8। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर इसे कंबाइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। वाटर यानी कि हमें H2O मिलता है इनके रेशियो को मिलाने से। अभी बोला व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बोल रहा है व्हाट मास, ऑक्सीजन का क्या मास होगा? वुड रिक्वायर टू रिएक्ट, मतलब कितने हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिएक्ट करने के लिए? अगर 3 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? हमें कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे? तो यहाँ पर इसको समझाया गया सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें दिख रहा है मास, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है हमें किसका? हाइड्रोजन का। कितना दे रखा है? इसके अंदर हमें दे रखा है एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, अभी मैंने बताया था। अब क्या बोल रहा है कि अगर हमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास जो 3 ग्राम हमें जो दे रखा है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास 3 तो दे रखा है, उसका मास किसका? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का हमें इसमें दे रखा है 1/8, इसकी पूरी वैल्यू दे रखी है। अब मुझे इसकी निकालनी है, किसका मास निकालना है? ऑक्सीजन का। तो मैं क्या करूँगा? 8 से 3 का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। यानी कि इससे मुझे क्या पता चला कि ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास कितना है? 24 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन में क्या करेगा, ये रेशियो दे देगा 1:8, और हमें क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का या फिर ऑक्सीजन गैस का हमें मास दे देगा और किसी एक का पूछेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास सामने लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का मास सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो 1:8 था वो तो एग्जैक्ट लिख देंगे। हाइड्रोजन का मास तो हमारे पास है कितना? 3, लेकिन हमें निकालना तो ऑक्सीजन का है ना, तो जब जो चीज़ निकालनी है उसको MO लिख देंगे यहाँ पर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो हमने ऊपर केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा है वो उसी के ऊपर ही बेस्ड है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड द explanation of law of conservation of mass and law of
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसकी एक्सप्लेनेशन देती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। इसके बाद हम आगे देखते हैं पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि कौन कौन से ऐसे पोस्टुलेट हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसको फॉलो करती है। सबसे पहले, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। मतलब एटम किससे मिलके बने हुए हैं? ऑल मैटर मतलब जितने भी मैटर हैं, इसके कहने का मतलब जो भी पदार्थ है वो सब किससे मिलके बना हुआ है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और उसी पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है। इसके बाद एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ना ये क्रिएट हो सकते हैं ना ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। इसके बाद आगे देखते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये कह रहा है जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, उनका जो मास होता है वो आइडेंटिकल होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? आइडेंटिकल होती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो उनका मास भी अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, मतलब ये बोल रहा है जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, और वो क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड की। और ये हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। इसके बाद हम देखते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। इसमें बता रहा जो रिलेटिव नंबर होता है और उनके काइंड्स होते हैं एटम्स के, वो कांस्टेंट होते हैं इन गिवन कंपाउंड में, मतलब किसी भी कंपाउंड में। आगे देखते हैं एटम्स। एटम्स के बारे में बताएगा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम इज अ स्मॉलेस्ट particles of an element which take part in chemical reaction. Such are during the chemical reaction, atoms maintain the identity throughout the chemical or physical change. Atoms are very small and hence cannot be seen through a very powerful microscope. मतलब एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उसको हम मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ हाइड्रोजन 0.37 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना होता है? 0.037 नैनोमीटर। एनएम का मतलब क्या? नैनोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, IUPAC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो सिंबल ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। IUPAC का काम क्या होता है? सिंबल्स, जो सिंबल्स होते हैं ना, इनको देने का काम किसका है? जो पुराने नेम थे, ठीक है, पुराने ये जो भी सिंबल्स जो बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं? ओल्ड नेम से बने हुए हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम का क्या है? Al है। ठीक है। ये सब जो सिंबल्स हैं, इन सारे सिंबल्स को देने का काम किसका? IUPAC का, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। आर्गन का AR, बैरियम का Ba, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सल्फर का S, जिंक का Zn। तो ये सारे सिंबल कौन सी संस्था देती है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? IUPAC। इसके बाद आगे हम देखते हैं एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये बोल रहा है मास ऑफ एन एटम्स, किसी भी एटम का जो मास होता है एलिमेंट में उसे कहते हैं ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब इन 1961 IUPAC हैव एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1961 में इसने क्या करा था? IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट को एक्सेप्ट करा था और इसे एटॉमिक मास यूनिट को किससे डिनोट करा था? U से। U टू एक्सप्रेस द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है?
द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसके कहने का मतलब ये 1 AMU, पहले इसे AMU कहा जाता था, बाद में जाकर के इसको ओनली U कहा गया। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है U का मतलब, क्या होता है यहाँ पर? U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझाया गया है एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एक एटॉमिक मास यूनिट में 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 होते हैं कितने? एक एटॉमिक मास यूनिट में। इसके अलावा जो 1U होता है, 1U का मतलब, U का मतलब यूनिफाइड मास, उसमें क्या होते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं इसके अंदर तो सेम वही है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1U और एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14U, ये एटॉमिक मास होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे बताया गया हमें एटॉमिक मास के बारे में, इधर भी बताया गया एटॉमिक मास यूनिट जो होती है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब 1/12 होती है, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास दिए गए हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक मास 1U होता है, ठीक है। हीलियम का He सिंबल होता है, इसका एटॉमिक मास 4U होता है। लिथियम का Li होता है, इसका एटॉमिक मास 7U होता है। बेरिलियम का Be होता है, इसका एटॉमिक मास 9U होता है। बोरोन का सिंबल B होता है, इसका एटॉमिक मास 11 होता है। कार्बन का सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक मास 12U होता है। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, इसका एटॉमिक मास 14U होता है। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, इसका एटॉमिक मास 16U होता है। फ्लोरीन का सिंबल F होता है, इसका एटॉमिक मास 19U होता है। नियोन का सिंबल Ne होता है, इसका एटॉमिक मास 20U होता है। सोडियम का सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक मास 23U होता है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, इसका एटॉमिक मास 24U होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, इसका एटॉमिक मास 27U होता है। सिलिकॉन का Si होता है, इसका एटॉमिक मास 28U होता है। फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, इसका एटॉमिक मास 31U होता है। सल्फर का S होता है, इसका एटॉमिक मास 32U होता है। क्लोरीन का Cl होता है, इसका एटॉमिक मास 35U होता है। पोटेशियम का K होता है, इसका एटॉमिक मास 39U होता है। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, इसका एटॉमिक मास 40U होता है। आयरन का सिंबल Fe होता है, इसका एटॉमिक मास 56U होता है। इसके बाद आगे देखते हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट होते हैं, कैसे बनते हैं। देखो एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, ये बोल रहा है जो एटम्स होते हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स के वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते। ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैस, अब जैसे इसमें बता रखा है नोबल गैस, नोबल गैस कौन सी होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये क्या है हमारे पास नोबल गैस? आर केमिकली अनरिएक्टिव, यानी कि ये रिएक्टिव नहीं होती। कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज आ सिंगल एटम्स, मतलब ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होती हैं एज, लेकिन सिंगल एटम के साथ में। इनका जो एटम्स होता है वो क्या होता है? सिंगल होता है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं एटम्स। तो एटम्स यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है न्यूट्रल, ठीक है। तो एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, आयंस क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। आयंस को दो कैटेगरी में आता है, कैटायंस और एनायन। कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज वाले जो हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। अभी इसको आगे समझेंगे कि लूज़ कैसे होगा और गेन कैसे होगा, ठीक है। या फिर इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे इधर मान लो हमारे पास Na है, Na होता है सोडियम, और हमारे पास एक होता है Cl, Cl क्या होता है? क्लोरीन, ठीक है। इसको समझने के लिए सोडियम किसे कहते हैं? Na। अगर मान लो इसका एटॉमिक नंबर देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? एटॉमिक नंबर किसका? सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। क्या होता है? 11। अब इसका 11 होता है, हमारे पास क्या होती है? शेल्स होती हैं, K, L, M, N, इस टाइप से शेल होती है, ठीक है।
अब पहली वाली शेल में 2 आते हैं, दूसरी वाली शेल में 8 आते हैं, ठीक है। और तीसरी वाली शेल में अब अगर मान लो इधर 11 है तो 2 8 10 और इसमें से बच कितने का, 1 बचा, तीसरी वाली शेल में 1 चले गया। तो इसके अंदर अभी हमने क्या लिया था, यहाँ पे NaCl लिया था। क्या लिया था? NaCl। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे थे? 1 आ रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना देंगे इधर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने? 1। अब बात आती है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो शेल होती है KLMN ऐसे करके शेल होती है। तो पहली वाली शेल में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, 10 यहीं हो गए और फिर इसमें 7 ही जाएंगे। तो अगली वाली शेल में जब इधर ये पूरी शेल फिल हो गई तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इसका आउटर मोस्ट में, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? NaCl लिखा था। इसके पास आउटर मोस्ट में 1 बचा था, इसके पास आउटर मोस्ट में कितने बच रहे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब क्या होगा, जो Na है वो एक मेटल है, मेटल है ये क्या है? मेटल। और ये क्या है? जो Cl है ये क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ समझनी है, जो मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कि जो जो सोडियम है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। ये लूज करेगा तो इसको दे देगा, और इसको दे देगा तो ये इधर आ जाएगा। ये उठ के कहाँ आ गया? ये वाला इधर आ गया 1, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के लिए कितना बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अब ये 8 हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, और इसने अपना एक हटा दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो भी ये मतलब पूरा स्टेबल हो गया। इसी को कहा जाता है कि जो मेटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटल क्या करता है? लूज करता है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। इसके बाद आगे समझेंगे। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं, विच आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर, तो उससे बनता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो क्या है? मॉलिक्यूल, एक्सेप्ट एलिमेंट, एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है। विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और ये कैसे होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, शो ऑल प्रॉपर्टी दैट द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे यहाँ पे H और O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, विच शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अ मॉलिक्यूल्स मे हैव आइटम्स ऑफ अ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब ये बोला, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किसी भी एटम का सेम भी हो सकता है उसका एलिमेंट का, और डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स कैन बी कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज। अब इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होमो एटॉमिक है। होमो एटॉमिक में क्या होता है? जिसमें एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट की एटम्स हों, उसे कहा जाता है होमो एटॉमिक। और हेट्रो में क्या होता है? जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनिंग एटम डिफरेंट एलिमेंट के, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के। अब जैसे मान लो C2 आ रहा है, N2 आ रहा है, नीचे ये देख रहे हो जो 2 आ रहा है, ये क्या हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब हो जाएगा अलग अलग एलिमेंट्स के, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। तो मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें इसमें देखो समझा रखा है। तो देखो सबसे पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, जैसे यहाँ पे O2, यहाँ पे N2, ठीक है, O3, S8, P4, ये होमो एटॉमिक है। होमो का मतलब होता है एक सिंगल है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये हो गया। अब ये हेट्रो क्या होता है? हेट्रो के अंदर जॉइंट होते हैं, जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यानी कि ये है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे इसके 4 मॉलिक्यूल्स, इसके 8 हैं, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, तो ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, जैसे वाटर। वाटर के अंदर क्या है? H2O, वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन ये मिलके किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है इसमें, क्योंकि फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन से।
मीथेन का फॉर्मूला है CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से। ईथेन का फॉर्मूला है C2H6, ये ध्यान रखना है, C2H6 जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना है ईथेन? कार्बन और हाइड्रोजन से। सोडियम क्लोराइड जो NaCl, जैसे सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, यानी कि ये सोडियम और क्लोराइड से मिलके। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कॉपर और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। किससे? कॉपर और ऑक्सीजन से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ये बोल रहा है जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट के अंदर, उसे ही कहा जाता है एटोमिसिटी। इसको समझने के लिए एक नीचे टेबल दे रखी है, नेम, फॉर्मूला और एटोमिसिटी। सबसे पहले आर्गन, आर्गन का सिंबल Ar होता है। इसके अंदर क्या होता है? मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब इसके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं? एक एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? ओनली वन एटम्स होते हैं। ठीक है, सिंगल एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं नोबल गैस में, ये होते हैं मोनो एटॉमिक। हीलियम, हीलियम के अंदर भी मोनो एटॉमिक है। नोबल गैस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें सिंगल। ऑक्सीजन में O2, इसमें जो 2 आ रहा है, जो नीचे आ रहा है 2, तो ये कितने? डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन में कितने? H2, यानी इसमें भी नीचे 2 आ रहा है, ये भी क्या है? डाई एटॉमिक। फॉस्फोरस P4, इसमें 4 आ रहा है, और जब 4 आता है तो उसका नाम होता है टेट्रा एटॉमिक, 4 होते हैं। सल्फर एसिड, इसमें पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक का मतलब 8। और ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला था O3, इसमें ट्राई एटॉमिक मतलब 3 होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। जैसे कोई कंपाउंड है मेरे पास H2O, अब मैंने इसको सिंबल की फॉर्म में दिखा दिया, और जब मैं इसे सिंबल की फॉर्म में शो कर दूंगा तो इसी को कहा जाएगा केमिकल फॉर्मूला। ये क्या है? ये केमिकल फॉर्मूला किसका? वाटर का। किसका? ये वाटर का। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे समझेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो द वैलेंसी और चार्ज ऑन एन आयंस बैलेंस व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ अ मेटल कम फर्स्ट, CaO, NaCl, CuO। तो ये हमारे पास क्या है? सबके सब कंपाउंड है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसके अंदर जो हमें बता रखा है, इसमें बता रहा है जो CaO इसने जो लिखा है, जो कैल्शियम है वो एक मेटल है, और जबकि ऑक्सीजन है वो क्या है? नॉन मेटल है। इसी टाइप से NaCl के अंदर भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है कि Na क्या है? एक मेटल है, और Cl क्या है? एक नॉन मेटल है। कॉपर, और ये लिखा हुआ है कॉपर क्या है? मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस, जो पॉलीएटॉमिक साइंस होते हैं आर यूज्ड, द आयंस आर एनक्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो। बोल रहा है कि रेशियो में लिखने से पहले उसको ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है, ब्रैकेट बिफोर। तो देखो जैसे CaOH का होल ट्वाइस, जैसे जितने भी लिखे होते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस है हमारे। CaOH का होल ट्वाइस हो गया जो ब्रैकेट में, NH4 का होल ट्वाइस, SO4। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? ये पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सबसे मेन चीज़ आती है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास को अगर हमें सिंपल वे में समझना है तो इसके लिए इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑल द एटॉमिक मास। अब इसको देखो समझने के लिए, एक वाटर का हमने फॉर्मूला लिख लिया H2O, सिंपल सा, अभी ये हमने पीछे करा था। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसके नीचे चलेंगे 2 लिखा हुआ है हाइड्रोजन के, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो मैं इधर 2 लिख दूँ? ठीक है, लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का हमें मास पता है कि 16 होता है। कितना होता है? 16। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना रहेगा? 18 U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, और ऐसे ही हमारा निकल जाता है मॉलिक्यूलर मास। वो हमें कुछ भी दे, हमें ऐसे ही निकाल लेना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसमें हमें NaCl बता रखा है। अब NaCl हमें एक और दे रखा है यहाँ पे NaCl। Na का सोडियम का होता है 23, कितना होता है? 23 इसका एटॉमिक। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35.5। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना निकलेगा? निकलेगा 58.5 U। यानी कि ये हमारा किसका मॉलिक्यूलर मास आ गया?
सोडियम क्लोराइड का निकल आया। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं क्रिस क्रॉस। इसे क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस हम समझेंगे। सबसे पहले मान लो हमसे क्रिस क्रॉस बोली निकालने के लिए पेपर में कि H2S की क्रिस क्रॉस निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो इसकी क्रिस क्रॉस मान लो बनाने के लिए आई H2S की। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है हाइड्रोजन, इधर लिखना है और इधर लिखना है सल्फर H2S में। अब हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1 आया कैसे है? इस 1 को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा वैलेंसी को। क्या जानना पड़ेगा? वैलेंसी को, कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो वैलेंसी को सबसे पहले हम समझते हैं। किसको समझते हैं? वैलेंसी को। वैलेंसी क्या होती है? तो देखो वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या करना है? शेल लिखनी है। शेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो भी हम शेल बनाते हैं जैसे KLMN, जो हमारी शेल्स होती हैं उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? अपनी शेल KLMN, ठीक है, ये हमारे पास शेल्स होती हैं जो मेनली शेल होती हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हमें? पहली वाली शेल की कितनी कैपेसिटी होती है? 2 की। दूसरी वाली कितनी होती है? 8 की। तीसरी वाली कितनी होती है? 18 की। और चौथी वाली कितनी होती है? 32 की। लेकिन अगर स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, स्टेबिलिटी कहाँ पर हो जाती है? स्टेबिलिटी या तो 0 हो जाए बिल्कुल ही, या तो 8 हो जाए। मतलब स्टेबिलिटी लेने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 नहीं है तो या तो बिल्कुल 0 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो हमारे पास हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। हाइड्रोजन का क्या होगा? 1। इसके बाद बात आती है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है कितना? 16। कितना होता है? 16। ये भी याद रखना है। ठीक है, सल्फर का कितना होता है? 16। अब हमारे पास शेल आती है KLM। ठीक है, अब पहली वाली शेल के अंदर तो ओनली 1 है, क्योंकि पहली वाली शेल में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। पहली वाली शेल में 2 आ सकते हैं। फिर कितने आ सकते हैं? 2, फिर 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं। इस टाइप से इसमें है। ठीक है, इसमें 1 आया तो हाइड्रोजन के, अब जो आउटर मोस्ट में है कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? हाइड्रोजन में 1, तो इसके नीचे क्या लिख दिया? 1। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? 1। तो K था हमारे पास, L था हमारे पास, K था, L था और M था। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे 1 आया, पहली शेल में ही खत्म हो गया इसका काम, 1 लिख दिया। लेकिन सल्फर, सल्फर की अगर हम बात करें तो पहली इसका 16 होता है। कितना होता है? 16। तो पहली शेल में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, 8 2 10, लास्ट में कितने? 16 है ना, तो इसमें कितने? 6 बचे। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट में कितने आ रहे? 6। अब 6 आ रहे हैं हमारे पास। और ऑक्टेट, एक मैंने अभी बताया था ऑक्टेट, ऑक्टेट किस पे होता है? 8 पे होता है। किस पे होता है? 8 पे। तो क्या करेंगे हम? 8 में से जो आउटर मोस्ट में 6 आ रहे हैं, इसमें से 6 माइनस करेंगे। 8 में से जैसे ही 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो यानी कि हमें सल्फर के नीचे कितना लिखना होगा? 2। ठीक है, तो मतलब पहले हमें क्या है? 16 इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर हम शेल के अंदर उसे डिवाइड कर देंगे, 2 8 6। अब 6 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर? हमें ये समझने वाली बात है कि देखो हमारे पास क्या होता है? 1 नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 और 8। अगर अगर आउटर मोस्ट शेल में, जैसे अभी हमने शेल का करा था KLM, ठीक है, अभी सल्फर में क्या हुआ था? 2 आया था, 8 आया था और लास्ट में 6 आया था। ये इसकी आउटर मोस्ट शेल थी जिसमें 6 आ रहा है। ठीक है, अगर बाहर वाली शेल, क्योंकि इस पे खत्म हो गया था, 16 हो गया था यहाँ पर कंप्लीट, अगर मान लो लास्ट में ये 5 या 5 से ऊपर नंबर आएंगे, 5 या 5 से ऊपर नंबर आएंगे, तो हमें 8 में से, जैसे अभी मैंने 8 में से 6 माइनस करा तभी तो 2 निकला। ठीक है, अगर मान लो 5 आता तो भी मेरे को 8 में से 5 माइनस करना पड़ता। ठीक है, 6 आता तो भी करना पड़ता, 7 आता तो भी करना पड़ता, 8 आता तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये शुरुआत के नंबर आते हैं 1 2 3 4,
तो कुछ भी माइनस नहीं करना, सेम टू सेम। मान लो आउटर मोस्ट में मान लो, जैसे एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक कितना होता है, नंबर 7 होता है। तो मान लो पहले में, चलो नाइट्रोजन का नहीं, चलो उसका ले लो, जैसे लिथियम का क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3। तो Kl, ठीक है, M, शेल तो कई सारी हैं लेकिन ये 3 नंबर है, छोटा नंबर है। पहली शेल में 2 आ गए, 2 फिल हो गए इसके पूरे, पहली शेल में 2 ही फिल हो सकते हैं। अब इसका 1 बचा, वो इसमें चले गया, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो सेम टू सेम यही हम नंबर उतार देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, इसमें क्या होता है, हमें 8 में से माइनस नहीं करना, ठीक है। और अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 में से हमें माइनस करना है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे समझते हैं, अब हम समझते जाएंगे लाइन से। जैसे यहाँ पे बता रखा है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के अगर हम देखेंगे, कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो अगर मैं शेल में इसे बनाऊंगा Kl, तो देखो 2 और 4। अब आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल 4 लिख दिया उसके नीचे, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने लिखे हुए हैं, 2। ऑक्सीजन में 2 क्यों लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर तुम देखोगे तो 8 होता है। कितना होता है, 8। अब अगर इसका तुम शेल में डिवाइड करोगे Kl में, तो देखो 2 पहले में आ जाएंगे, दूसरे में 6 आ जाएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट में 6 आ गए, कितने आ रहे हैं, क्योंकि 6 और 2 मिलकर 8 बन रहे हैं, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, 6। तो 6 आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, 8 में से हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 2। तो इसलिए ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसे क्रिस क्रॉस कर देंगे आपस में, क्रिस क्रॉस कर देंगे मतलब C के साथ 2 चले जाएगा और O के साथ 4 चले जाएगा। तो C के साथ 2 जाएगा तो बन जाएगा C2, और O के साथ 4 जाएगा तो बन जाएगा O4। यही होता है हमारा क्रिस क्रॉस, ठीक है। ऐसे ही आगे बता रखा है HCl, इसमें भी सेम टू सेम यही है, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है, ठीक है। तो पहली शेल में कितने चले जाएंगे, 2, फिर 8 चले आएंगे, फिर 7 चले आएंगे। अब 7 आ गया, तो 8 में से हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 आ रहा है। अभी मैंने बताया था 5 6 7 8 ये नंबर आएंगे, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 8 से ही। तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्लोरीन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, HCl। यही होता है क्रिस क्रॉस, इसे ही कहते हैं क्रिस क्रॉस। एक और हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 4। तो C के नीचे लिख देंगे, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे तो कितना होता है, 6 होता है। यानी कि पहली वाली शेल में 2 चले आएंगे और दूसरी वाली शेल में 4 चले आएंगे। और अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 ये नंबर होंगे, तो सेम टू सेम 8 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो कार्बन का कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्लोरीन का कितना होता है आउटर मोस्ट शेल में, अभी मैंने ऊपर करके 17 आता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहली शेल में कितने आएंगे, 2 8 10 और 7। तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। C का 1 से करेंगे, ठीक है, और Cl का 4, तो Cl4, तो बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आगे समझेंगे, तो आगे हमें दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें भी सेम टू सेम यही है। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है 12। क्या होता है, 12। तो पहली वाली शेल में KLM, पहली वाली शेल में 2 चले आएंगे, 2, और फिर 8 चले आएंगे, दूसरी वाली शेल में 8 और फिर 2। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने आ रहे हैं, 2, और 2 आ रहे हैं, तो सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया था 1 2 3 4 सेम टू, ठीक है, 8 में से माइनस नहीं करना। और क्लोरीन का तो मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके लिए तो MgCl2 क्या बन जाएगा, फॉर्मूला MgCl2। इसी टाइप से सारे फॉर्मूले हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, इसका होता है NaNO3, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। NaNO3 इसका क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट का होता है। इसमें क्या होता है, एक टेबल दे रखी है, वो हमें लर्न करनी पड़ेगी। +1, ठीक है, +1 किसका होता है, सोडियम का, ठीक है। +1 क्या होता है, +1 सोडियम का क्या होता है, 1। सोडियम का तो वैसे भी हमें पता ही है, सोडियम का तो क्योंकि 11 होता है। तो देखो पहली शेल में KLM, तो पहली शेल में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर 1 आ गया। तो 1 आ रहा है तो उसके नीचे लिख देंगे, 1 आ रहा है तो उसके नीचे हम लिख देंगे। तो उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब बात आती है NO3, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा किसका, इसका होता है 1 माइनस का, तो NaNO3 हमारा बन जाएगा।
इसके बाद हम आगे चलते हैं, आयंस को समझेंगे। आयंस क्या होते हैं? आयंस में बी डिफाइंड एज एन एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव। एटम्स क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं Na प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, Al3 प्लस, ये सब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज वाले क्या होते हैं? Cl माइनस, S2 माइनस, OH माइनस, ये सब क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे समझेंगे तो हमें आयंस बता रखे हैं, मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक में Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन, Na प्लस सोडियम आयंस, Cl माइनस क्लोराइड आयंस, Al3 प्लस एल्यूमिनियम आयंस। और पॉली एटॉमिक में NH4 प्लस एल्यूमिनियम आयन, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयंस, SO4 2 माइनस सल्फेट आयंस और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, ये हमारे आयंस कंप्लीट हो गए। फिर हमें क्रिस क्रॉस दोबारा से बता रखी है, किसकी बता रखी है? केमिकल फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक में सोडियम कार्बोनेट की बता रखी है, तो इसकी एक टेबल दे रखी है। सोडियम का तो 1 ही होता है और CO3 का हो जाता है 2 माइनस, तो इससे बन जाएगा Na2CO3। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है? एल्यूमिनियम का होता है 3 प्लस और SO4 का होता है 2 माइनस। ये हमें टेबल में दे रखा है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, उससे ये सब बन जाते हैं। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम टू सेम, एमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी इसी टाइप से बन जाएंगे। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, कुछ हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये तो हमारे में है नहीं है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। जो इसमें दे रखा है मोलर मास S8, क्या दे रखा है? मोलर मास किसका दे रखा है? S8 का। S8, अगर S8 हमसे बोल दिया गया निकालने के लिए, तो S सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है, कितना हो जाता है सल्फर का? 32। कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। 32 इसका एटॉमिक मास होता है, किसका? सल्फर का। और जैसे ही हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 256 ग्राम प्रति मोल, ये निकल आएगा इसका मोलर मास। ठीक है, और मोलर मास हम HCl का भी देख लेते हैं, तो HCl का अगर बोल देगा निकालने के लिए, तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ठीक है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। इसके अलावा क्लोरीन की अब बात आती है, क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का कितना हो जाएगा हम देखेंगे, तो क्लोरीन का होता है 35.5। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 36.5 ग्राम प्रति मोल। तो ये जो हमारा चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।